नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी किसका साथी? तो एसएससी सीजीएल, जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है आपका, आज लास्ट दिन का एग्ज़ाम था। जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था, इसका हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। आज है 7 मार्च। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे सीजीएल मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और देखेंगे जीएस जीके से आने वाले दिनों में किस प्रकार से जो आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा है और एमटीएस का एग्ज़ाम लगा है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास साबित हो गई है। तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। आज हम एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आज की क्लास में आप सभी के लिए नाश्ता की व्यवस्था की गई है। आप सभी को हैप्पी होली। यहाँ पर आपके लिए गुजिया रखी है, मटरी रखी है और समोसा रखा है। जिस किसी विद्यार्थी को जो पसंद आता है वो उठा लेगा और इसी के साथ में समोसे के साथ में चटनी भी दी गई है। तो एक बार से सभी साथी खा लेंगे चटनी समोसा को और इसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे साथी, इनका हम क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आने वाले एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज साथी है 7 मार्च। आज एग्जाम हुआ था आपका सीजीएल मेंस यानी कि टीयर 2 का एग्जाम था। इसका हम लोग क्या देखने वाले, एनालिसिस देखने वाले। लगभग आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो साथी आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती। क्या कह रहा है साथी? मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। क्या कह रहा है साथी? मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं दोस्त जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। क्या साथी? जो विद्यार्थी अपनी जिद पर अड़े होते हैं उन्हीं को मंजिल मिलती है। तो एक बार से आप लोग अपनी मंजिल को पहले तो निश्चित करेंगे, उसके बाद उसको पाने के लिए पूरी जिद, जोश और जुनून के साथ तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है साथी? तो आज चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन साथी ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथी कह रहा है यूएन के द्वारा, क्या कह रहा है साथी? यूएन के द्वारा दुनिया के लिए कुल कितने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी निर्धारित किए गए हैं? एक बार से आप लोग जल्दी से इसका आंसर देंगे। ठीक है साथी? तो साथी इसका आंसर हम देखेंगे, यूएन के द्वारा कितने दुनिया के लिए सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं। क्या पूछा है हमसे? यानी कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल घोषित किए गए हैं। तो साथी वर्ष 2015 की बात है। कब की? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ष 2015 में साथी, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा जब इसकी 70वीं बैठक हो रही थी तो 2015 से 2030 के मध्य, साथी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके मध्य? तो याद रखेंगे 2015 से लेकर के 2030 के मध्य दुनिया के सामने यूएन के द्वारा, साथी दुनिया के सामने यूएन के जितने भी सदस्य देश हैं इनके लिए 17 विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने साथी? तो याद रखेंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल घोषित किए गए। इनमें क्या था? तो याद रखेंगे 17 गोल थे। कब घोषित किए गए थे? 2015 की बात है साथी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70वीं बैठक चल रही थी। इसके तहत कितने गोल घोषित किए गए? तो 17। ठीक है, लेकिन यदि बात करें साथी इसके अतिरिक्त 169 विशेष लक्ष्य यानी कि इन्हें कह सकते हैं हम डिप्टी गोल। ठीक है, क्या कह सकते हैं? उपलक्ष्य कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 17 तो मुख्य गोल थे, लेकिन जो उप गोल थे यानी कि 169 अन्य गोल रखे गए। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है साथी? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि साथी आपसे पूछ ले सतत विकास लक्ष्य होता क्या है? क्या साथी? सतत विकास लक्ष्य होता क्या है? तो साथी इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सर, ये तो हो गया अंग्रेजी अनुवाद, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसमें अर्थ होता है साथी, जब कोई देश, क्या साथी आपका, जब कोई देश पर्यावरण को ध्यान में रखकर, किसको साथी? पर्यावरण में ध्यान को रखकर विकास करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब कोई देश पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करता है तो उस देश के विकास में पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। क्या साथी? वही बात है कि उस देश, जब कोई देश विकास कर रहा है तो उसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो। यदि आपका यहाँ पर विकास होना है और यहाँ पर के जो पेड़ काटे जाएंगे, इसके स्थान पर किसी अन्य जगह पर क्या लगा दिए जाएं? आपके पेड़ लगा दिए जाएं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ के पेड़ काटे गए हैं आपके ये वाले, तो
तो इनके स्थान पर यदि यहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, विकास तो यहाँ पर विकास भी हो जाएगा, लेकिन अन्य स्थान पर आपके क्या हो जाएंगे, पेड़ लग जाएंगे। इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे, जब इस प्रकार से पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोई देश आपका क्या करता है, अपने देश का विकास करता है, तो साथ ही क्या होता है, इसमें पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। और ऐसे लक्ष्यों को क्या कहते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं साथ ही सतत विकास लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70वीं बैठक चल रही थी, तो साथ ही वर्ष 2015 में इसके द्वारा 2015 से लेकर 2030 तक के मध्य टोटल 17 गोल रखे गए। साथी कितने, टोटल 17 गोल रखे गए। साथी इनमें गोलों में होता क्या है, क्या केवल पर्यावरण का ही विकास होता है या और कुछ भी होता है, तो इन सभी 17 गोलों का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है साथी। तो एक बार से आप लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 17 गोल हो जाएंगे आपके। 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70वीं बैठक के तहत इसको घोषित किया गया था, ठीक है साथी। तो क्या थे 17 गोल, इनके बारे में हम देखते हैं साथी। यदि पहले गोल की बात करें, किसकी बात करें, पहले गोल की, तो साथी यहाँ पर लिखा है नो पॉवर्टी। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां पर यानी कि गरीबी हो। पहला लक्ष्य तो यही था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि हमको गरीबी जीरो करनी है, किसी भी देश में गरीबी ना रहो। इसके अलावा दूसरा गोल सर क्या था, तो दूसरा गोल आपका हो जाएगा जीरो हंगर। क्या साथी, ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति ना हो जो भूखा सोए। क्या साथी, तो याद रखेंगे, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो भूखा सोए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सुलाना, ये दूसरा गोल था। लेकिन तीसरे गोल की बात करें तो साथी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तीसरे गोल में क्या था, तो जब गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी इसका मतलब है साथी, जब कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और उसको गरीबी नहीं होगी, तो उसके हम क्या करेंगे, आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। देखो, पहले तो गरीबी मिटाएंगे, उसके बाद भूख मिटाएंगे, उसके बाद उस व्यक्ति के क्या करेंगे, हम लोग स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, यानी कि उसका हम मेंटली और फिजिकली भी क्या रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। इसके अलावा चौथा गोल था साथी क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हमें एक अच्छी शिक्षा देनी है। प्रत्येक व्यक्ति को उस देश के बारे में जागरूक कराना है जिस देश का वह नागरिक है, उस देश के संविधान के बारे में बताना है, उस देश के जो आपका वहाँ का पर्यावरण है उसके बारे में बताना है। तो यानी कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि हम लोग 5वें नंबर पर महिलाएं, पुरुष या ट्रांसजेंडर, इनमें कोई भेद नहीं करेंगे, सभी को बराबर और समान अवसर देंगे। यानी कि ये 5वां गोल था आपका। कुल मिलाकर इस तरह से आपके कितने 17 गोल थे। छठे गोल की बात करें तो हम क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि हम अभी आपने कोरोना काल में देखा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खराब पानी पिया और सैनिटाइजर की व्यवस्था कम पड़ गई थी, तो उसके लिए 6वां गोल रखा गया, जिसे कहा गया क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यदि 7वें गोल की बात करें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या साथी, यानी कि आप ऐसी ऊर्जा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, लाइट उपलब्ध कराई जाएगी जिसको आप अफोर्ड कर सकें, यानी कि उसका बिल दे सकें और आपको स्वच्छ ऊर्जा दी जाएगी। 7वें नंबर पर आपका ये गोल था। इसके अलावा क्या था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि व्यक्ति की हम क्या करेंगे, आर्थिक आय भी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम औद्योगिक विकास करेंगे और जो आपका आविष्कार करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 17 गोल हैं, आप इन सभी को देख लेंगे एक बार से। तो हमने डिस्कस किया कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70वीं बैठक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 2015 की बात है साथी। यहाँ पर कुल मिलाकर 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए कितने गोल निर्धारित किए गए थे, तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर ये सारे के सारे 17 गोल निर्धारित किए गए थे। इनको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे, जो आज का क्वेश्चन था इन्हीं में से किसी में पूछा गया था। जो 17 गोल हैं इन्हीं में से कोई एक गोल के बारे में पूछा गया था कि वह गोल किस क्रम का है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में क्या साथी, भारत में नोटा विकल्प के रूप में, भारत में नोटा विकल्प के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को याद रखेंगे नोटा होता क्या है। पहली बात तो हमको जानना चाहिए सर नोटा होता क्या है। लेकिन जब हम नोटा की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे नोटा क्या होता है साथी आपका, एक मिनट, नोटा क्या होता है। देखो, जब हम वोट डालने जाते हैं, क्या करते हैं, हम वोट डालने जाते हैं, तो हमें वोट डालने के लिए पहले आपका जो चुनाव आयोग था वो आपके लिए 4 यानी कि जितने भी प्रत्याशी हैं उतना विकल्प देता था। कितने भी प्रत्याशी हैं, जैसे आपके 10 प्रत्याशी हैं तो आपके लिए 10 विकल्प देता था कि आप इनमें से किसी एक को वोट डालिए। लेकिन परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। देखो, जैसे हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है और आपके प्रधान में एक कल्लू चाचा है, दूसरी तरफ रमेश चाचा है, और लेकिन हमें क्या है, हमें वोट देना है। एक तरफ कल्लू है, एक तरफ रमेश है। अब लेकिन हमारी दोनों से लड़ाई चलती है,
तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, नहीं, चुनाव आयोग जो था वो क्या करता था, केवल 2 ही ऑप्शन देता था। अब जिस व्यक्ति की दोनों में लड़ाई है वो किसी को वोट नहीं देगा, इसका मतलब है वोट नहीं डाला जाएगा। तो जो आपका आपका चुनाव आयोग था इससे पहले इस तरह के ऑप्शन देता था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये तारीख थी 27 सितंबर 2013। कब की साथी? 27 सितंबर 2013 की तारीख थी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। देखो यहाँ पर कल्लू और रमेश के बीच में एक और ऑप्शन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? तो याद रखेंगे, यानी कि आप किसी को वोट नहीं देंगे फिर भी आपका वोट दिया माना जाएगा। ठीक है, आप किसी को वोट नहीं देंगे फिर भी आपका वोट दिया माना जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जैसे ऑप्शन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में कि कोई एक विकल्प बी या एक ऑप्शन डी दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से एक नोटा का विकल्प दिया गया, विकल्प डी, यानी कितने भी प्रत्याशी हों उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा विकल्प मिलेगा, जिसका अर्थ क्या होगा? नोटा होगा। तो वही संबंध था। नोटा को विकल्प के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया? तो साथी ये तारीख थी 27 सितंबर 2013 की। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि नॉन ऑफ द अबव। देखो नोटा का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। नोटा क्या होता है? नोटा। तो याद रखेंगे, एक मिनट साथी, यहाँ पर आपका नोटा, ठीक है, इसमें याद रखेंगे नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव को क्या कहते हैं? नोटा कहते हैं। यानी कि हम वोट तो देंगे परंतु इनमें से किसी को नहीं देंगे। तो इसी तरह से नोटा विकल्प को किस वर्ष शुरू किया गया? तो वर्ष 2013 में इसको शुरू किया गया। इसका अर्थ क्या होता है? नॉन ऑफ द अबव इसका अर्थ होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, सीधे तौर पर जब कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर, यानी कि हमने ना कल्लू को चुना ना ही रमेश को चुना, इनमें न चुनकर हम नकारात्मक राय देते, क्योंकि हमारी इनसे पटरी नहीं खाती तो हम इनको वोट नहीं देंगे, परंतु नकारात्मक राय देने का अधिकार है आपके पास, तो इसको हम नोटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी आपको समझाया। लेकिन साथ ही आपसे पूछ ले आपसे कि सर नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम किस चुनाव में हुआ? क्योंकि 2013 में तो लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन 2013 में तो इसका प्रयोग हुआ कहां पर था? तो याद रखेंगे सर्वप्रथम इसका प्रयोग होता है आपका राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, मिजोरम का चुनाव और दिल्ली का चुनाव। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव होते हैं इसी वर्ष। तो इनमें से 5 राज्यों में क्या होता है साथी? आपका किया जाता है इसका नोटा का प्रयोग, यानी कि पहली बार नोटा ऑप्शन 2013 में दिया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इसको दिया जाता है। लेकिन साथी यदि बात कर लें हम कि सर क्या राज्यसभा में भी होता है? जो राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं, क्या इनमें भी होता है? तो साथी आपका राज्यसभा के द्वारा जो सांसद चुने जाते हैं, इनमें भी आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको सांसद चुनना है राज्यसभा के लिए तो आप इसमें भी नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। और यह प्रयोग करने की घटना आपके लिए 2014 से शुरू हुई थी, यानी कि जो 2014 से राज्यसभा में भी नोटा का प्रयोग किया जाने लगा, यह आपको अधिकार दे दिया। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं नोटा के बारे में आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, यदि जानकारी पसंद आ रही है साथी, इसी तरह से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चैनल पर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बगल में एक बार से बैक जाकर के लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य में क्या कह रहा है साथी? राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है साथी? जो राज्य का महाअधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो पूछ ले इसकी नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन साथी मैंने आपके लिए कल ही कराया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल आपके लिए कराया था और ये आज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है साथी, तो याद रखेंगे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य से संबंधित गवर्नर, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यपाल में, इसमें किसी में आपके महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी है तो साथी आप जो इस राज्य का यानी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल होगा वह क्या करेगा? इसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा भारत में जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और आप सभी को पता है राष्ट्रपति के समान ही राज्य में कार्य कौन करता है? तो आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर करता है यानी कि राज्यपाल करता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है उसी प्रकार से गवर्नर आपका किसकी नियुक्ति करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है साथी, यदि पूछ ले राज्य का महाधिवक्ता होता क्या है तो उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यानी कि महाधिवक्ता के बारे में हम बात करें होता क्या है तो साथी ये उस राज्य से संबंधित एक जो उच्च न्यायालय होता है वहां पर, जिस प्रकार का आपका इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के किसी जज को भारत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसको गवर्नर के द्वारा नियुक्त करवा सकती है। किसके रूप में? महाधिवक्ता के रूप में। साथ ही महाधिवक्ता होता क्या है, कार्य क्या होता है इसका? तो याद रखेंगे ये राज्य का सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट जनरल कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि राज्य का कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है और इसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। और यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पॉइंट को याद रख लेंगे, जो राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है उसका नाम महाधिवक्ता होता है। यदि देश की बात करें सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है तो आपका महान्यायवादी होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है,
इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी ये कार क्या करता है, तो साथी राज्य सरकार के खिलाफ किसी ने मुकदमा कर दिया तो हाईकोर्ट में जो सुनवाई करेगा वो आपका कौन करेगा, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता करेगा। और साथी ठीक है, इसको याद रखेंगे। और राज्य सरकार को जो कोई सलाह देनी हो, कानूनी संबंधित जो सलाह होगी कानूनी मामलों में, वो सलाह कौन देगा, तो ये भी आपका एडवोकेट जनरल ही देगा। और राज्य सरकार के हितों की रक्षा सुरक्षा करना इसका क्या होता है, दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो राज्य का गवर्नर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है सर, और नियुक्ति करने के लिए महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, और यह राज्य सरकार को सलाह देता है किस मामले में, तो कानूनी मामले में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं महान्यायवादी को, तो सभी पता होगा अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बलवन के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। कह रहा था बलवन के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। देखो साथी, बलवन ने बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं, उनमें से आपको ऑप्शन क्या मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो यदि पूछ ले बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो बलवन की उपाधियों की बात करें तो साथी जो गयासुद्दीन बलवन था, इसका पूरा नाम बलवन का क्या नाम था, तो गयासुद्दीन बलवन इसका नाम था। और ये दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था, जिसे नाम जानते हैं हम लोग गुलाम वंश के नाम से। किस वंश के नाम से साथी, गुलाम वंश। और इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, इसको हम कभी कभी मामलुक वंश भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गुलाम वंश को हम ममलुक वंश भी कह देते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसी का राजा होता है जो आपका गुलाम होता है, ये गयासुद्दीन बलवन होता है, जिसका कार्यकाल पूछ ले साथी कितना होता है। ये अभी एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा पूछा गया था कि बलवन का कार्यकाल बताइए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन था। तो बलवन के कार्यकाल की बात करें साथी, ये 1266 से लेकर 1266 से लेकर के 1286 तक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बलवन का कार्यकाल 1266 से लेकर के 1286 तक हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। लेकिन बलवन के कार्यों की बात करें, उपाधियों की हम बात करेंगे, लेकिन यदि कार्यों की बात करें साथी, तो बलवन ने सर्वप्रथम जब राजा बना तो इसने 40 जो दल था साथी, जो 40 सरदारों का एक समूह था, जिसमें 9 सरदार प्रमुख होते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ ले, जो 40 दल था इसमें प्रमुख सरदार कितने होते थे, तो 9 सरदार प्रमुख होते थे, और ये टोटल 40 सरदारों का एक समूह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बलवन ने 40 दल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन यहीं पर यदि पूछ ले साथी आपसे 40 दल का गठन किसने किया था, क्या पूछ ले साथी आपसे पूछ ले 40 दल का सर गठन किसने किया था, तो याद रखेंगे 40 दल का गठन करता है इल्तुतमिश। कौन करता है साथी, जो आपका इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। एक मिनट साथी, आपका जो आपका इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के द्वारा 40 दल का गठन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश 40 दल का गठन करता है, लेकिन यदि पूछ ले इसको समाप्त किसने किया, तो बलवन के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। और ये भी याद रखेंगे साथी, जो बलवन था इसके द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जिसे हम सिजदा और पैबोस की प्रथा के नाम से जानते हैं। साथी सिजदा जो और पैबोस की प्रथा थी, इसको किसने चलाया था, तो बलवन ने चलाया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन साथी यहीं पर पूछ ले कि बलवन ने कोई नीति अपनाई थी, तो सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो साथी लौह और रक्त की नीति थी, कौन सी नीति, जो आपकी लौह और रक्त की नीति थी, बलवन के द्वारा अपनाई गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। और साथी इसके उपाधियों की बात कर लें साथी हम, तो इसने कई उपाधियां धारण की थी, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसने तो जो मेवातियों और कटियारों को हराया था, जब मेवाटियों और कटियारों के मध्य जो विद्रोह चल रहा था, इसका दमन करने के बाद इसने जिले इलाही उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछे जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की, तो याद रखेंगे सल्तनत काल में बलवन ने। लेकिन यदि यहीं पर बात कर ले कि जिले इलाही की उपाधि मुगल काल में किसने धारण की, तो सभी को पता होगा अकबर के द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा साथी, अकबर के द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण की जाती मुगल काल में। लेकिन सल्तनत काल की बात करें तो बलवन के द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण की जाती है। इसके अलावा बलवन की बहुत सारी उपाधियां थी साथी, आपको ऑप्शन पर डिपेंड होगा ये क्वेश्चन। देखो साथी, पहली तो आपकी थी एक उलूग खां की उपाधि, हो सकता है ये ऑप्शन में हो। क्या साथी, जो उलूग खां था, कौन साथी, जो आपका बलवन का एक नाम था उलूग खां, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उलूग खां की एक उपाधि हो जाएगी। इसके अलावा साथी इसकी एक उपाधि हो जाएगी आपकी नायब ए मामलुक। क्या नाम है साथी, नायब ए ममलुकात करके एक उपाधि थी साथी, जो आपकी नायब, आपका पेन नहीं चल रहा आज, माफी चाहेंगे, नायब ए ममलुकात। ठीक है, नायब ए ममलुकात, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। पेन नहीं चल रहा है, आप इसको नोट कर लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं। जो आपका एक तो उपाधि हो जाएगी उलूग खां की, इसके अलावा नायब ए ममलुकात की उपाधि, और इसके अलावा जिले इलाही की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो
बलबन ने 3 उपाधियां धारण की, एक उलूग खां, दूसरी नायब ए ममलुकात, तीसरी जिल्ले इलाही। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बलबन के द्वारा चालीसा दल को समाप्त कर दिया गया, सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई गई, लौह और रक्त की नीति अपनाई गई, और इसका कार्यकाल पूछ ले तो 1266 से लेकर 1286 तक चला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी। यहां पर सीधा जनसंख्या से पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया साथी? आपसे सीधा जनसंख्या से पूछ लिया। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। यदि पूछे कितनी जनसंख्या थी साथी, तो सभी को पता है भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़, यानी कि 1.21 अरब। ठीक है, 1.21 अरब, यानी कि 1 अरब 21 करोड़, या इसी को कह सकते हैं 121 करोड़। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 121 करोड़। यदि पूछ ले साथी या 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो साथी इसका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था? जो भारत में जनगणना आयुक्त थे इनका नाम था सी चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। जनगणना की बात करें तो 121 करोड़ थी। सी चंद्रमौली इसके जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले इसका कोई नारा था। हाँ साथी, इसका एक नारा भी था जिसका नाम था साथी, क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस तरह से एक नारा था, इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको भी नोट कर लेंगे। लेकिन यदि बात की जाए यहीं पर जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? तो सभी को याद रखना है उत्तर प्रदेश की। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहीं पर पूछ ले साथी सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? ये आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। जो सिक्किम राज्य था इसकी सबसे कम जनसंख्या थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के संपूर्ण आंकड़े देखो साथी, पहले तो 2011 की कुछ आंकड़े आए थे, लेकिन संपूर्ण आंकड़ों की बात की जाए तो 30 अप्रैल, कब साथी? 30 अप्रैल 2013 को इसके संपूर्ण आंकड़े जारी किए गए थे। 2011 की जो जनगणना थी इसके संपूर्ण आंकड़े आपके 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। लेकिन यहीं पर यदि 10 की वृद्धि की बात की जाए, किसकी साथी? जो आपकी 10 की वृद्धि हुई थी। कौन सी? जो आपकी 10 की वृद्धि हुई थी। 10 की वृद्धि की बात करें साथी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी? 17.65%। कितनी साथी? 17.65%। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या भारत में बढ़ चुकी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछ ले भारत में ये जनसंख्या साथी किस क्रम की थी, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। भारत में जो 2011 की जनगणना थी ये 15वें क्रम की थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। कौन से क्रम की थी साथी? तो 15वें क्रम की ये जनगणना हो जाएगी। लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछ ले, ओवरऑल भारत की तो 15वें क्रम की थी, लेकिन साथी स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो साथी ये आपके 7वें क्रम की थी। कौन से क्रम की? स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की थी। इसको एक बार से जोड़ लेंगे आप। देखो पहले तो 51 में, 61 में, 71 में, 81 सॉरी 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 1 में, 11 में। ठीक है, तो 7वें क्रम की आपकी 2011 की जनगणना हो जाएगी स्वतंत्रता के बाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन ओवरऑल बात करें तो 15वें क्रम की थी। लेकिन सर यहीं पर पूछ ले जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो साथी ये 1872 में होती है। कब होती है? 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर पूछ ले तो साथी 1881 में शुरू होती है, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके साथी? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में, और 1872 में ओवरऑल आपकी मेयो के शासनकाल में जनगणना भारत में पहली बार शुरू हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि उत्तर भारत में सर्दी सॉरी कह रहा उत्तर भारत में सर्दी किस विक्षोभ के कारण पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उत्तर भारत में जो सर्दी पड़ती है साथी ये किस विक्षोभ के कारण पड़ती है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। यदि बात कर ले साथी उत्तर भारत की, तो सभी को पता होगा उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा किसके? जो 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा है, जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है, इसके ऊपर पड़ता है। किसका हिस्सा? तो भारत का अधिकांश हिस्सा उत्तरी जो कर्क रेखा है इसके ऊपर पड़ता है। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कैसी साथी? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी होती है। ये तो पहला कारण हो गया। लेकिन यहाँ पर विक्षोभ की बात की गई थी हमसे पूछा था सर किस विक्षोभ के कारण यहाँ पर क्या होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो याद रखेंगे जो सर्दियाँ होती हैं उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन यदि इस ठंड का मुख्य कारण पूछे तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा इसका। अच्छा सा यानी कि सटीक आंसर जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, इसका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ में उत्तर भारत के इलाकों में ठंडी हवाएं चलती हैं जिन्हें आमतौर पर शीतलहर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है शीतलहर क्या होता है, तो याद रखेंगे उत्तर भारत में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछ ले पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है साथी, पश्चिमी विक्षोभ से नमी की वजह से कई बार सर्दियों में आपके मौसम में देखा होगा बारिश हो जाती है और ओले गिरने की भी घटनाएं सामने आती हैं। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है इसमें नमी रहती है और इस वजह से सर्दियों में कई बार आपने देखा होगा क्या होता है, बारिश होती है और कई बार इसमें ओले भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। और लेकिन दूसरे कारण की बात कर लें, ये तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें किस कारण पड़ती है, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत इसका मुख्य कारण एक भौगोलिक स्थिति भी है। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में स्थित है, उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस कारण भी क्या होता है कि क्योंकि जो आपका 23.5 डिग्री है इसके ऊपर की जो किरणें होती हैं वो आपकी सूरज में तिरछी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ सर्दी होती है। अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, यही कह रहा है भारत का, उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों कारणों को आप लोग याद रखेंगे। पहला तो आपका पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सूरज की तिरछी किरणें, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर भारत का अधिकांश हिस्सा स्थित है, तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है अधिकतर सर्दी पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो भारत क्या पूछा गया था साथी, भारत का संविधान है इसमें अनुच्छेद 44 का संबंध किससे हो जाएगा। क्या पूछा था हमसे, अनुच्छेद 44 का संबंध भारतीय संविधान में किससे है, इससे पूछा गया था। तो याद रखेंगे सभी लोग, जो संविधान का अनुच्छेद 44 है ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में, क्या साथी, भारत का जितना भी राज्य क्षेत्र है इसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होगी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इस पर कई बार विवाद भी हो चुका है, जो समान नागरिक संहिता है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या साथी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कई बार विवाद हो चुका है। कई राज्य मांग करते हैं परंतु वहां पर एकजुटता न होने के कारण ये लागू नहीं हो पाती है। तो याद रखेंगे भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड करते हैं। यानी कि इसका प्रयास करेगा, ना कि जबरदस्ती लागू करेगा। ठीक है, भारत जो है यानी कि राज्य इसमें प्रयास करेगा पूरे देश में क्या हो जाए, पूरे राज्य क्षेत्र में क्या हो जाए, समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, यानी कि यहाँ प्रत्येक नागरिक समान हो जाए। ठीक है, किसी धर्म या मजहब के अनुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार, इस तरह से इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में और देखते हैं। अनुच्छेद 44 संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थित है। सभी को पता होगा भाग जो आपका 4 है साथी, कौन, जो आपका भाग 4 है, ये भाग 4 कहता है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका संबंध किससे है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो इन्हीं के बीच में आपका आ जाता है अनुच्छेद 44। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे साथी, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। क्या साथी, आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो याद रखेंगे भारत का एकमात्र राज्य गोवा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है यहाँ पर लागू है। तो गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें इसका इतिहास का है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो याद रखेंगे 1869 में, कब साथी, 1869 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम गोवा में लागू किया था। क्योंकि सभी को पता होगा पुर्तगालियों का कब्जा किस राज्य पे था, तो गोवा पर था। ठीक है साथी, इसी में 1869 में पुर्तगालियों के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है, जो वर्तमान में आज भी लागू है। ठीक है साथी, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यदि बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सर बना कब था, तो याद रखेंगे इस कानून का निर्माण 1867 में, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास है, यानी कि समान नागरिक संहिता का इतिहास है। 1867 में पुर्तगालियों के द्वारा इस कानून को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस कानून का जो निर्माण है 1867 के द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपको कुछ मिलान करना था। ठीक है साथी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, कह रहा था कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, या तो मुख्य स्रोत पूछा था या फिर आपके स्रोत पूछे थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत होता है वो आमतौर पर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करना ही किसका कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। लेकिन यहीं पर बात करें कि ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है। ग्लूकोज को हम शर्करा, स्टार्च, रेशा, ब्रेड, दूध, आलू, शीतपेय, मक्का, ठीक है साथी, इस तरह से जो गेहूं है, यानी कि जो भी आप भोजन खाते हैं वो हमको आपके किसके रूप में
प्राप्त होता है तो आपके पेट में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद हमारे शरीर में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बात कर ले सर, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो जो सर आपका आलू होता है, क्या होता है, आलू। एक मिनट साथी, देखो साथी, यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो आपका आलू में पाया जाता है। कहां पर, आलू में। आलू में कैसे पाया जाता है सर, जो आलू होता है ये पूर्ण रूप से स्टार्च का बना होता है। किसका साथी, स्टार्च का बना होता है। आप सभी को पता होगा स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है, जब हम आलू को छील लेते हैं उसमें जो अंदर का हिस्सा निकलता है, छीलने के बाद, छिकला निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम क्या कहते हैं साथी, स्टार्च कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आलू किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है, इसलिए सर्वाधिक स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक किसमें हो जाएगा, आपका आलू में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें शर्करा, स्टार्च, रेशा, ब्रेड, दूध, आलू, शीतपेय, मक्का और गेहूं, यानी कि जितना भी भोजन करते हो उन सभी में कहीं ना कहीं छोटी से छोटी मात्रा में हमको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अधिकतम या कम मात्रा में ग्लूकोज मिलता है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। और सर्वाधिक ग्लूकोज किसमें, तो आलू में पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक आलू में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, न्यूटन किसका यूनिट होता है। क्या पूछा गया था साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन की क्या कारण है कि न्यूटन यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट किसका होता है, न्यूटन, तो याद रखेंगे यूनिट आपका न्यूटन इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। क्या है साथी, ये देखो ये किताबी भाषा है, इसको हम अपनी देसी भाषा में भी समझेंगे। कह रहा है न्यूटन इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बल की इकाई है। क्या साथी, बल की इकाई या मात्रक है। तो यहीं पर यूनिट का मतलब ही मात्रक होता है, या इसी को हम इकाई भी कहते हैं। तो याद रखेंगे न्यूटन कुल मिलाकर किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। यही हमसे पूछा गया था, न्यूटन किसका मात्रक, बल का मात्रक। लेकिन यदि बात करें इसका नामकरण कब पड़ा, तो याद रखेंगे इसका नामकरण भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक थे साथी, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा इसका नाम रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपका सर आइजैक न्यूटन थे, इसके द्वारा इसका नाम रखा गया था। क्या, न्यूटन रखा गया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी, कह रहा है साथी इसको हम संक्षिप्त रूप में एन से डिनोट करते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप में किससे लिखते हैं, तो न्यूटन को हम एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से। किससे साथी, कैपिटल एन से इसको लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको कैपिटल एन से लिखते हैं, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। न्यूटन को हम संक्षिप्त रूप में एन से लिखते हैं, लेकिन न्यूटन को हम एक और रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि जो न्यूटन थे साथी, इन्होंने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कह दिया था, न्यूटन कह दिया था, तभी से इसका नाम क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसका न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर पूछ ले एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे साथी एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये डाइन जो है ये भी एक बल का मात्रक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन, डाइन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और ये सभी किसके मात्रक हैं, तो आपके बल के मात्रक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेंगे। इसको हम एन से डिनोट करते हैं और वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर इनका नाम रखा गया था। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, भारतीय संविधान में, क्या कह रहा है साथी, भारतीय संविधान में 103वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है जो 103वां संवैधानिक संशोधन था, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या कह रहा है साथी, जो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसमें 2019 में आया था। कब आया था, 103वां संविधान संशोधन पहली बात तो आया कब था, तो 2019 में आया था। लेकिन यदि बात करें सर इसमें है क्या, तो याद रखेंगे 103वें संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए, किसके लिए, जनरल के लिए, अनरिजर्वेशन के लिए क्या कर दिया है, इसने कर दिया गरीबों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है। देखो जनरल कई सारे होते हैं, उनमें से कुछ गरीब जनरल भी आते हैं, तो हम जैसे लोग जो गरीब जनरल में आते हैं, ठीक है साथी, उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हम जनरल में आते हैं और हम इसके हमारे लिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जनरल में आते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। लेकिन सर बात करें घोषणा किसके लिए की गई है, तो याद रखेंगे शैक्षणिक संस्थानों में। किसमें साथी, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान है, इनमें प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, जैसे आपको कोई नौकरी पानी है,
कोई आपको सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, 10% को हमको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जनरल से आते हैं उनके लिए 103वें संविधान संशोधन के तहत भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए या नौकरी के लिए 10% आरक्षण की बात की है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें साथ ही इस अधिनियम की, तो याद रखेंगे जब 2019 में यह अधिनियम पारित हुआ था तो ये 124वें नंबर का संवैधानिक संशोधन विधेयक था। यदि पूछ ले साथी विधेयक कौन सा था, इस तरह से कभी कभी जब एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाता है तो पूछता है 103वें संवैधानिक संशोधन का विधेयक किस क्रम का था, तो याद रखेंगे 124वें नंबर का ये विधेयक था। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो 2019 में जो ये ईडब्ल्यूएस वाला, इसी को साथ ही ईडब्ल्यूएस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, इसी को ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ठीक है, इसी जो ईडब्ल्यूएस वाला 2019 में संशोधन पारित होता है, ये 124वें नंबर का विधेयक था। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 124वें नंबर का विधेयक था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यदि बात करें ये कानून कब बना, तो 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर साइन कर दिए गए और इस विधेयक को क्या दी थी, मंजूरी दे दी। तो एक बार पुनः से देखते हैं 103वें संविधान संशोधन के बारे में। इसको साथ ही कहते हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और ये 2019 में आया था। और जो जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लोग हैं इनके लिए 10% आरक्षण दिया गया है। लेकिन यदि बात करें सर 10% आरक्षण दिया किसमें है, तो याद रखेंगे शैक्षणिक संस्थानों में, यानी कि सरकार द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थान चलाया जा रहा है या नौकरी की बात की जा रही है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है, उनके लिए क्या किया गया है, इनके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया निर्धारित हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और 124वें नंबर का आपका विधेयक हो जाएगा, इसको भी याद रख लेंगे। और 2019 में ये पारित भी हो जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो साथी आप जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो आप लोग लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में विद्यार्थियों के लिए फायदा साबित हो। जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आप शेयर करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं। इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए प्रतिदिन शाम 8 बजे आती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आप 8 बजे इसमें जुड़ पाएं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।